लाइव सेशन की हमने कोशिश की थी, लेकिन लाइव सेशन हो नहीं पाया, तो आप लोगों के जितने सवालात मुझे ईमेल व्हाट्सएप वगैरह पे अवेलेबल थे वो मैं सब आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे कल के, जो भी क्वेश्चन है आप काइंडली अपने सबमिट कर दें, तो होपफुली हम संडे वाले दिन सेशन करेंगे, ठीक है। और मैंने अभी लाइव की अटैम्प्ट भी की थी, लेकिन वो लाइव सक्सेसफुल हो नहीं पाया, तो आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग अ सेशन और फिर मैं आप लोगों के इसके साथ ही जो है वो अपडेट कर दें, ठीक है। तो पहले सवाल व्हाट्सएप की ज़रा चलते हैं, और पहला सवाल जो हमारे पास आया हुआ है दैट इज़ फ्रॉम अमीना, एंड अमीना का जो क्वेश्चन है दैट इज़ प्लीज़ गाइड मी इस टाइम PSX में कौन सी कंपनी के शेयर्स परचेज करें, आई एम बिगनर हैव नो आइडिया। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये समझें कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें शेयर्स मिलते हैं, यानी कंपनियां मिलती हैं, ठीक है। कंपनियों में दो मेजर तरीके से प्रॉफिट होता है। पहला प्रॉफिट होता है कैपिटल गेन का, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट होता है डिविडेंड का, सही है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको क्या ख्याल रखना होता है कि आप जिस चीज़ को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता लें, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट का सीन ये होता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए देखते हो। अगर आप 1 साल 6 महीने 2 साल के लिए आए हो तो मेरे ख्याल से कैपिटल गेन्स आप अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि अभी भी जो है ना ईरान और जो USA का मामला है वो कम्प्लीटली सेटल डाउन नहीं हुआ है, सही है। अगर तो आप आए हो 5 to 10 ईयर्स के होराइजन के साथ, तो यू विल हैव नो इश्यूज, ब्लू चिप कंपनीज उठाएं और खामोशी से डालते रहें। यस, आपको कैपिटल गेन यानी कि प्राइस की जो इंक्रीज़ होता है शेयर में उसका प्रॉफिट्स इनिशियल टाइम में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन लेटर ऑन वो ऑटोमेटिकली एवरेज आउट हो जाएगा, क्योंकि अर्ली स्टार्ट करना मैटर करता है, ठीक है। जितना लेट स्टार्ट करेंगे उतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको देनी होती है। ये बहुत सिंपल सी बात है, नहीं है समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे जाके आपको जो स्टार्टिंग में है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक सेक्शन होगा PSX के कोर्स में, उसमें मैंने विजुलाइज करवाया हुआ है कि कितना फ़र्क पड़ता है अर्ली स्टार्ट करने में और लेट स्टार्ट करने में, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि आप कैपिटल गेन्स एक्सपेक्ट इतने अच्छे नहीं कर सकते, लेकिन आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब कहानी क्या है कि अगर तो आप SIP करने के मूड में आए हैं, यानी कि हर मंथ थोड़े थोड़े डालने वाले हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड टाइम, ठीक है। आप जो है 5 से 6 कंपनीज शॉर्ट लिस्ट करें, ठीक है। कौन कौन सी कंपनीज आपको पसंद आ रही हैं, उसमें 2-3 ब्लू चिप रख लें, 1-2 ग्रोथ ओरिएंटेड रख लें, और एक अगर रखना चाहें तो डिविडेंड वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो रख लें, ठीक है। उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो सिर्फ डिविडेंड देते हैं, जैसे DCR आ जाता है, ठीक है। और फिर आई पर्सनली यार मुझे तो वही पसंद है DCR, बाकी ईफर्ट भी आ जाता है, फिर हमारे पास FFC और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, खैर डिविडेंड ज़्यादा चूज देते हैं। बाकी चले जाइएगा वेबसाइट पे, उसमें जो है ना PSX की वेबसाइट में, उसमें टॉप 20 डिविडेंड की एक इंडेक्स होता है, वो देख लीजिएगा, उसमें जो आपको समझ में आए वो ले लीजिएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि एक डिविडेंड वाला स्टॉक रख लीजिएगा, उससे थोड़ा थोड़ा आपको बैंक में प्रॉफिट भी आता रहेगा, तो आपकी हौसला अफजाई होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है कि अगर तो आप जंग के बिल्कुल स्टार्ट में लेते ना, जब इंडेक्स गिरा हुआ था, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट में कोई चीज़ सस्ती है महंगी है ये चीज़ डिपेंड करती है और अंदाज़ा लगाया जाता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ कि इंडेक्स कितने की रेटिंग पे चल रहा है, ठीक है। और दूसरा प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशो उस वक्त गिर के 7 से भी नीचे जा चुका था, तो बहुत अच्छी प्राइसेस में मिल जाता, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टार्ट तो करें। अच्छा, दूसरा इंडेक्स भी उस वक्त 150 तक जा चुका था, तो उस पर प्रॉफिट होता भी। एक इंडेक्स जो है वो 1,80 के करीब है, ठीक है। तो उस लेवल का आपको वो नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट तो करना है ना, ठीक है। तो यस, स्टार्ट विद इट। और कौन कौन से शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है यार, इसका मैं ना थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कंपनीज़ को आपको विजुलाइज करना पड़ता है। लेकिन इसमें सिंपल सा फॉर्मूला ये मैं आपको समझाया कि कुछ ब्लू चिप उठाएं, कुछ ग्रोथ ओरिएंटेड उठा लें, और 1-2 डिविडेंट वाली कंपनियां उठा लें, सही है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इज जीशू का, दैट इज़ कि स्टॉक मार्केट सीखने में कितना वक्त लगेगा और एक शख्स को मतलब मेनली क्या क्या सीखना चाहिए और जिससे वो स्टार्ट कर सके स्टडी। यार इसी चीज़ को समझाने के लिए ना पूरा भरा पड़ा है इंटरनेट, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे आपको समझे कि इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओपन सोर्स भी मिल जाएगी, और क्लोज सोर्स तो खैर एक्सपेंसिव होती है। सादा ज़ुबान में समझने के लिए, अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते स्टॉक मार्केट के मुतालिक, ठीक है, तो भी आप तकरीबन समझें कि 1 महीने तक एटलीस्ट इस कैपेबल हो जाते हैं कि आप बेसिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकें, ठीक है। इस टाइम पीरियड को शॉर्ट करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, और एक कोर्स भी आप लोगों के लिए इस चक्कर में आप लोगों ने फोर्स करवा करवा के डिज़ाइन करवाया है मुझसे। उस पर तकरीबन दिन के मेरे 2 घंटे खा जाता है वो, इसी चक्कर में आप देख रहे होंगे मैं इतना मतलब अपना टिकटॉक पे एक्टिव हूँ, और वो सारी चीज़ें उसमें बेसिकली बिजी करवाया हुआ है, क्योंकि उसको पढ़ने बैठा हूँ, आप लोगों के लिए बनाने बैठा हूँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे भी पता चल रही हैं जो कि मुझे नहीं पता थी ना। तो
उस वेबसाइट के कोर्स की वजह से ये होगा कि आपका जो ये टाइम पीरियड है ना बहुत समराइज़ होकर छोटा हो जाएगा। मोस्ट लाइकली 3 दिन के अंदर अंदर भी आप एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो मैं समझाना चाहता हूँ 10 से 12 साल तक आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहें और वेल्थ जनरेशन वाली वो समझ में आ जाएगी आपको। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो कोर्स है वो स्टिल इन द अर्ली फेज़ है, ठीक है। और इसलिए और मैंने प्राइसेस भी कोई इतनी नहीं रखी हैं क्योंकि मैं बाकियों की देख रहा था 1.5 लाख 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए के कोर्सेज बनाए हुए, इतने को कुछ नहीं है। 4000 रखा है और अगर आप 4000 रुपये भी अर्ली बर्ड के तौर पे नहीं अफोर्ड कर सकते ना तो आई वुड से यार फिर शायद इन्वेस्टिंग आपके लिए है ही नहीं, कि आप इतनी सी अमाउंट भी नहीं लगा सकते अपने ऊपर। तो खैर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मुजम्मिल ट्रेडर्स, how to send your long term holding stocks to CDC account because in K Trade they are charging for holding stocks for long term। यार CDC के लिए ना आपको अकाउंट खुलवाना पड़ता है, CDC का अकाउंट, ठीक है ना। CDC इन्वेस्टर एक ऐप होती है, ठीक है ना, CDC एक्सेस करके वहाँ पे आप इन्वेस्टर अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। जब वो अकाउंट आपका ओपन हो जाए तो अकाउंट ओपन होने के बाद आप क्या कहेंगे अपने ब्रोकर को कि भाई ये मेरा इन्वेस्टर अकाउंट है, ये शेयर्स मेरे पड़े में, इनको उठा के मेरे इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, दैट्स इट, ठीक है। फिर वो आपके के ट्रेड के अकाउंट से गायब हो जाएंगे या जो भी ब्रोकर होगा उसके अकाउंट से गायब हो जाएंगे और आपके CDC के अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या ये रेकमेंडेड है, ये मैटर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। अगर तो 1 करोड़ तक है या 50 लाख से ऊपर है तो भी आई वुड रेकमेंड यू कि आप जो है ना CDC का अकाउंट खुलवा लें, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे कम है तो आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस। इतनी बड़ी हैसल करने का कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर बेचने के लिए फिर दोबारा आप मेहनत करनी पड़ेगी, CDC अकाउंट से पैसा जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा सब अकाउंट में, के ट्रेड के या जो भी आपका ब्रोकर है, फिर वहाँ से आप सेल आउट करते हैं तो बड़ा थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाता है। इतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 50 लाख से कम है, ठीक है। ये कौन है भाई, जैद साहब आए हैं भाई, पॉन्जी से दूर रहो, ठीक है ना। ये बहुत रिस्की चीज़ होती है, अगर आप करना है तो ट्रेड कर लो यार, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स एनीमोर, ठीक है ना। चीज़ें सीखने के लिए आपको चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं। एंड वर्ल्ड इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, US डॉलर इज़ अ जाइंट पॉन्जी स्कीम, ठीक है। दुनिया ही एक पॉन्जी स्कीम है भाई, आपको मैं कैसे समझाऊँ। ये जो आप इन्फ्लेशन सुनते हो, व्हाट इज़ दैट इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ बीइंग स्टोलन फ्रॉम यू, आपसे चोरी करके जो अमीर और जो सिस्टम जिन्होंने ये इंटरेस्ट वाला सिस्टम डिज़ाइन किया उनकी जेबों में जा रहा है, ठीक है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉन्जी स्कीम, ठीक है। नहीं यकीन आता है तो आप सिर्फ अपने बाप दादाओं के दौर की चीज़ों की प्राइसेस निकालें और अपनी निकालें, आपको पता चलेगा कि कितनी अमाउंट ऑफ एफर्ट्स और जो क्या कहें उसको वैल्यू है वो चोरी हो चुका है, ठीक है। एक तरफ दुनिया ट्रिलियनर बन चुकी है कि आप उस पैसे को अगर सिर्फ खड़े करना स्टार्ट करें, इलॉन मस्क जो बन चुके हैं, अगर सिर्फ उसके सिक्के बना के डॉलर्स के आप खड़े तो आप जो क्या कहते हैं उसको मून है उससे 4 बार ऊपर आ जा सकते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट हो चुकी है। तो इतनी डिस्पैरिटी के अंदर और क्या पॉन्जी स्कीम है दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इरफान खान का, भाई NPL का टारगेट तो बता दें, कहाँ सेल करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। यार पहला तो ये कि अगर आपने उठाया है तो आपने कुछ ही सोच के उठाई होगी, ठीक है, क्योंकि NPL इज़ नॉट डिविडेंड पेइंग, मतलब बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं देता, ठीक है ना। कोई 102 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 70-80 रुपये की प्राइस चल रही है, तो उसका रेशो निकालो तो 102% की डिविडेंड यील्ड बनती है मुश्किल से, उससे भी कमी बनेगी, ठीक है। तो 1 से 2% की डिविडेंड यील्ड के लिए अगर आपने उठाया तो फिर तो बेवकूफ़ी है। अगर आपने ग्रोथ ओरिएंटेशन के लिए उठाया तो थोड़ा सोच के उठाया होगा आपने कि कितने लेवल तक उठाना है, ठीक है। बहरहाल मेरा जो NPL का टारगेट है वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैंने उठाया था, मेरे लिए मैं 3 साल तक इसे होल्ड करूँगा। अब मुझे नहीं पता इसमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको 3 साल तक होल्ड करके देखूँगा, क्योंकि जेको की जो गाड़ियाँ मैंने देखी हैं दे आर टू गुड, ठीक है। मतलब मेरा अपना दिल आ रहा है, तो दैट्स वाई आई वुड कंसिडर कि यार मुझे एटलीस्ट 3 साल तक कुछ दे जाएगा। अगर लॉस होता है तो लॉस हुआ, दैट्स माई थिंग, ठीक है ना। ये रिस्की स्टॉक है जो मेरे पोर्टफोलियो का रिस्क वाला सेक्शन में, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 ब्लू चिप, 1-2 ग्रोथ ओरिएंटेड और 1-2 डिविडेंड वाले स्टॉक्स। इससे ज़्यादा अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है आपका तो फ़र्क पड़ता है, छोटे में इससे ज़्यादा मुझे जस्टिफाई करता हुआ नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोहम्मद मुबशिर साहब का, ठीक है। आई हैव अराउंड 1000 शेयर्स ऑफ इमेज रीट, आई हैव ब्रॉट दिस एट 9.39 पर शेयर, नाउ दे आर प्राइसेस 9.18। यार आपके वो गलत प्राइस आ रही है, इमेज रीट की जो प्राइस है गालिबन मुझे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 8 रुपये के करीब चल रही है। कैन यू टेल मी शुड द होल्ड दिस स्टॉक और चेंज माई पोर्टफोलियो, ड्रॉ माई मनी फ्रॉम दिस स्टॉक? यार इमेज रीड का सीन ये है कि अगर आप उसकी बुक वैल्यू भी निकालते हैं ना, क्योंकि ऑनेस्टली डिस्क्लोजर दे दूँ, मेरे पास ही पड़े हैं, मैंने 50,000 के लेके ऐसे ही छोड़े में।
ठीक है, और ये मैंने 11 रुपये पे उठाया क्योंकि इनका इफ़ आई रिमेंबर इनकी जो बुक वैल्यू है दैट इज़ अराउंड 12 से 13 रुपये के करीब। तो जो आप चीज़ ख़रीद रहे हो ना, और उसकी बुक वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन द पॉइंट इज स्टिल इन द डेवलपमेंट फेज़। तो जो रीट्स होते हैं वो यूजुअली तब असल कमाई देते हैं जब वो सही से डेवलप हो चुके होते हैं। तो आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली फेजेस। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहते तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रहे हो क्योंकि इतने टाइम में आप पैसा किसी और जगह रखोगे तो होपफुली वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो अभी मतलब जब देखा था तो मैंने शुगर मेले के लिए उठा लिए थे। आई एम नॉट वेरी अपॉर्चुनिस्टिक इन दिस। ठीक है ना, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप फिर शिफ्ट किस में करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, तो अगर आपने रीट ही लेना है तो डी सी आर इज़ अ गुड रीट। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा डी सी आर अगर आपको 33 रुपये तक मिल जाए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज़ मोहम्मद मुबशर साहब का ही सवाल है। अच्छा सेम सवाल ही दोबारा लिख दिया, सॉरी। समझ है ई टी एफ वर्सेज म्यूचुअल फंड। ई टी एफ, लेकिन डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हो। ठीक है ना, किस चीज़ का ई टी एफ में हमेशा चार्जेस कम होते हैं, म्यूचुअल फंड में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। और म्यूचुअल फंड जब आप लॉन्ग टर्म देखते हैं ना, तो उसमें ये जो 1-2% के चार्जेस होते हैं सालाना, ये कंपाउंड होकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट खा जाते हैं आपका। ठीक है, मिस्टर जॉन सर, लास्ट जब मार्केट 140 तक 40,000 पे गई थी, कुछ बाय नहीं किया, अब 180 पे आ गई है, अब बाय क्या करूँ स्टॉक। भाई देखो, यही तो समझाता हूँ जॉन साहब कि जब दुनिया में लोग भाग रहे होते हैं वो टाइम होता है ख़रीदने का। दिस इज़ द टाइम टू टेक प्रॉफिट। ठीक है, ये बाइंग का टाइम नहीं है। और ये मतलब अगर आप ट्रेड की तरफ भी देखते हैं, ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया कि आप कोई चीज़ सस्ती ले रहे हैं महंगी ले रहे हैं, ये डिपेंड, मतलब इसको समझने के लिए सिंपलीफाई कर लें तो एक आप पी रेशो देख सकते हैं, दूसरा आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो इंडेक्स होता है आप उसको देख लग सकते हैं। जैसा आपने इंडेक्स का अंदाज़ा लगाया कि यार उसको इतनी सस्ती चीज़ें मेरी थी तब मैंने उठाया नहीं, अब इतना ऊपर चला गया, अब उठाने का दिल कर रहा है। तो यही बात होती है स्टॉक मार्केट में, कहा जाता है कि एक ही स्टॉक आप हो सकता है कि जब वो 40 रुपये का हो तब आप उसको हाथ भी ना लगाएं, वही स्टॉक 200 रुपये होगा, आप भाग भाग के ख़रीद रहे होंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो ये चीज़ होती है ना, ये सेंटीमेंट पे बहुत ज़्यादा डेवलप करती है कि भाई लोगों का राय क्या है। ठीक है ना, तो राय अगर आप इमोशंस को हटा दो तो चीज़ों को फंडामेंटल देखो, समझ में आती है चीज़, उसकी वैल्यूएशन अच्छी लगती है तो उठाओ, नहीं लगती है छोड़ दो। ठीक है, और अगर लॉन्ग के लिए जाना है तो सिंप्लीफाई करो, लॉन्ग टर्म के लिए 10-12 साल के लिए ब्लू चिप उठाओ, साइड पे रखो और आंखें बंद कर लो, भाड़ में जाए मार्केट, जो भी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है वो आपको ओवरऑल में प्रॉफिट ही देगा। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अच्छा नेक्स्ट इस तलहा मोइन साहब का सवाल है, सर क्या आप प्लीज़ ये 1 जुलाई से पहले जो फाइलर होने का इशू चल रहा है बता सकते हैं। यार ये फाइलर होने वाला सीन ये है कि जो आप पैसे कमाते हो उस पर टैक्स देना है। ठीक है, फाइलर होने के हज़ारों फ़ायदे हैं, आपका स्टॉक मार्केट में भी टैक्स कटता है, कम कटता है, गाड़ी ले सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल, कार ट्रांजेक्शन, सब पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो ही रहा होता है, तो टैक्स दे दो अगर नहीं चोरियाँ करते तो। ठीक है ना, कोई ब्लैक का धंधा नहीं चल रहा तो टैक्स फाइलर बन जाओ, जान छुड़ाओ। ठीक है ना, अच्छा नेक्स्ट इज़ मुजम्मिल नज़ीर साहब का सवाल है, हैव गॉट माई अकाउंट ओपन बट नाउ आई एम हेजिटेटिंग टू इन्वेस्ट, कैन यू सजेस्ट द सेफेस्ट वे इन्वेस्टिंग थ्रू SIP। यार SIP वालों के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, पहली वेबसाइट पे जाओ, उस पर आपको ना एक SIP कैलकुलेटर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एवरेज निकालते हो ना स्टॉक मार्केट, वो तकरीबन 18% के करीब निकलता है, तो उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये या 10,000 रुपये जितना आप SIP हर महीने करना चाह रहे हो ना, उसको आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा कितनी लेवल ऑफ प्रॉफिट्स आपको देख सकता है, तो उसमें खुद ही आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा उसमें उठाना क्या है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें फिर डिटेल्स में एक एक बंदे को बैठ के समझाने वाली हिम्मत नहीं है। ठीक है, उसमें मतलब वो ऐसा भी कैलकुलेटर फ्री है, वो यूज़ करके देख लेना, उसको आपको आइडिया होगा कि यार किस लेवल तक प्रॉफिट्स आपको आ सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट इज़ हमाद इमरान, एज बिटकॉइन इज़ नाउ एट वेरी लो फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई, सो इट्स अ गुड। यार बिटकॉइन का सीन ये है कि स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में पहले तो ये समझें, एक एसेट होता है जिसको आप सिर्फ ले के सजा के रख देते हो कि, और इस उम्मीद पे बैठे होते हो कि कल को कोई बंदा आएगा और इससे ज़्यादा की कीमत दे देगा। ठीक है, सेम वर्ड्स फॉर द आर्ट, आपने कोई तस्वीर खरीदी, आपको पता है यार ये दुनिया में नायाब है, आपने उठा के रख ली अपने पास, और कल को कोई दूसरा बायर आया जिसको वो चाहिए थी तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। दिस इज़ द बिटकॉइन की सिनेरियो। ठीक है, इसमें कोई इसकी फंडामेंटल अपनी वर्थ नहीं है। ठीक है, द ओनली डिमांड इट हैज़ इज़ कि कोई और इससे ज़्यादा आपको पे करना चाहे। ठीक है, सेकंड एसेट क्या होता है कि वो एसेट खुद मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टॉक्स या शेयर्स लेते हो तो यू आर बाइंग आ कंपनी, एक कंपनी एवरेज तकरीबन 15 से 20% का प्रॉफिट कमा रही है, यानी 100 रुपये पे 20 रुपये वो कमा रही है।
हो सकता है कि आपने गलत प्राइस पे उठा लिया, आपने महंगी ले ली, तब भी वो कंपनी क्योंकि मुनाफा कमा रही है वो अपने अंदर वैल्यू एडिशन करती जाती है। तो ओवरऑल आप जब आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो अगर आपने कुछ चीज़ महंगी भी खरीद ली है तो आपको प्रॉफिट ही दे के जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो बिटकॉइन है उसमें सिर्फ आप बैठे हुए हो इस उम्मीद में कि कल कोई बंदा आएगा और इससे ज़्यादा पे करके चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, द ओनली डिफरेंस इज दिस। ठीक है, जो स्टॉक्स हैं वो ना सिर्फ ये कि वैल्यू एडिशन करते हैं, वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वो गुर्बत ख़त्म करते हैं, वो मुल्क के अंदर सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, वो एक हलाल चीज़ है कि आप एक चीज़ ले रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, आप उसमें और कारोबार के अंदर बरकत है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा फिर ये कि आप मतलब एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जो अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, अगर आप लेके फंस गए हो तब भी डिविडेंड देती रहती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालती रहती है। ठीक है ना, तो और बी टी सी इज़ नॉट दैट थिंग। हाँ, अलबत्ता अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हो तो मैं आपको ये बोलता हूँ, जो पोर्टफोलियो होता है ना, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो, वो आप बनाते हैं इस तरीके से हो, कुछ स्टॉक्स या कुछ ऐसी चीज़ें, एसेट्स होते हैं जो कि सेफ हेवन्स होते हैं, जैसे 10 से 15% पैसा गोल्ड में रखा जाता है, फिर 30% जो है मीडियम लेवल के स्टॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, फिर 10 to 20% जो होता है वो एग्रेसिव स्टॉक्स में रखा जाता है। उसमें 5% अगर आप रखना चाहो तो बी टी सी में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रख सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये वो पैसा होना चाहिए जिसको लगा के भूल जाओ। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड, लाजमी डैमेज कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। लाइफ इंश्योरेंस या कि जो लाइफ इंश्योरेंस ले लें, वॉलंटरी पेंशन स्कीम ले लें, कुछ भी ले लें, लेकिन एक आपके पास सेफ्टी नेट भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वी पी एस इज़ नॉट दैट सेफ्टी नेट, लेकिन लोग पसंद करते हैं। मैं तो स्टेट लाइफ की लाइफ इंश्योरेंस का फ़ैन हूँ इस मामले में। अच्छा, हसन शाहिद साहब का सवाल है, व्हाट सेक्टर्स टू बाय इन करंट मार्केट्स एंड बजट सेटअप। आईटी सेक्टर्स, टेक्सटाइल सेक्टर्स, और सीमेंट और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, दैट इज़ वंडरफुल इन दिस, इन इंक्लूडिंग द आईएलपी। आईएलपी को जिस बजट से जितना फ़ायदा हुआ है ना, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं हुआ होगा। ठीक है ना। विच टैक्स यूज टू मिनिमाइज सीजीटी। यार मैं सिंपल समझाऊँ, कैपिटल गेन टैक्स क्या है? कैपिटल गेन टैक्स है कि आपने कोई चीज़ उठाई 10 रुपए की, आपने 20 की बेचनी है। ठीक है, आपने 10 रुपया कैपिटल गेन कर लिया, यानी कि आपको 10 रुपया प्राइस में फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब उसमें 10 रुपए का आपको टैक्स निकालना है, 15% या 30%, डिपेंडिंग कि आप फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। सही है। कैपिटल गेन टैक्स याद रखना लगता तब है जब आप कोई चीज़ बेचते हो। हम लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं भाई, हम ट्रेड नहीं करते। मैक्सिमम कोई स्विंग ट्रेड उठानी उठा ली, वरना स्टॉक मार्केट इज़ द लॉन्ग टर्म गेम यार। इसको समझने कैसे समझाऊँ आप लोगों को। ठीक है, मतलब आप आप जाएं एक बार एस आई पी कैलकुलेटर यूज़ करके देख लें। सिर्फ आप जो मंथली का अगर आप एस आई पी करते हैं और एवरेज जो स्टॉक मार्केट का ग्रोथ प्रॉफिट मिलता है ना, ठीक है, उसको आप लें और उसको आप कंपाउंड करें, आपको अंदाज़ा होगा आप रिटायरमेंट तक या जो आप चीज़ खरीदना चाहते हैं उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना, तो दैट्स वन ऑफ द चीज़। तो सबसे पहला टैक्टिक तो यही था, मैं चीज़ बेचता ही नहीं हूँ। मैं चीज़ वही उठाता हूँ जिसका मुझे पता है 5 से 10 साल तक मैंने होल्ड करनी है। सही है। अभी ये एक गलती मैंने पिछले दिनों की थी, जब ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल ज़मीन पे आई हुई थी और जंग चल रही थी, तो मैंने कुछ स्टॉक्स अपने स्वैप किए थे। ओ भाई, वो मैंने जो क्या स्वैपिंग की, वो उसमें टेक्निकली जो मैं तब भी प्रॉफिट में ही था, लेकिन वो सीजीटी कट गया अच्छा खासा मेरा। ठीक है ना, तो उस वक्त भी मुझे इतना दुख हो रहा था कि हालांकि टेक्निकली तो मैंने एक स्टॉक से जंप करके दूसरे में जब सेम मुझे पी रेशो मिला तो मैं गया था, लेकिन उसमें भी कट गया ना। तो ये चीज़ है कि मैं कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ बेचो ही ना अनटिल अनलेस रिटायरमेंट तक आप कोई चीज़ होल्ड ही ना करो, तो वो चीज़ ऐसी उठाओ ही नहीं। सिंपल। सेकंड इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोहम्मद फ़ाद साहब का है कि डॉक्टर साहब आपने स्टॉक मार्केट की जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? यार ये आपका कोई कोर्स या यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दो जो बेसिक। यार ये वेबसाइट पे चाहे मेरे, उस पर मैं अभी बना ही रहा हूँ। इट इज़ स्टिल इन द अर्ली फेजेस। अर्ली फेजेस से मुराद ये कि लिटरेचर सारा मौजूद है, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके एनिमेशन, वो सारी चीज़ें स्लोली स्लोली ऐड ऑन होती जा रही हैं, लेकिन ये कि वो आपके लाइफ टाइम एक्सेस होगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तब आई विल इंक्रीज द प्राइस, क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है भाई एनिमेशन पे। ठीक है। इज़ SPSL गुड टू बाय नाउ फॉर होल्डिंग 2 to 3 years? यार आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ SPSL, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की हुई। SLM टायर्स, यस, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन SLM टायर्स ने पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूस इतना प्रॉफिट निकाल लिया है कि उसकी जो उसकी वैल्यूएशन है ना बहुत ऊपर जा चुका है। तो आई एम डोंट थिंक सो कि इस वक्त इस प्राइस पे बाय करना ठीक है। आपको 17-18 में मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ILP किस पे करना चाहिए था? यार ये 70 रुपये का बोला था मैंने जब बाई करने का टाइम था। अभी 90s में चल रहा है, अब बाई करने की बातें कर रहे हो यार इंटरलूप की। शफक साहब, सॉरी साहिबा, आई थिंक इट्स फीमेल। अच्छा, नेक्स्ट इज, नाम नहीं है कोई, प्रॉफिट टेकिंग
भाई स्टार्ट कर दी जाए या होल्ड करके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10% गेन में हूँ? यार डिपेंड करता है कि आप खुद किस लिए आए थे। ठीक है, अगर तो आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आए हो तो यू कैन टेक द प्रॉफिट। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए तो आई वुडंट थिंक सो कि यार उसको छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप छेड़ोगे उतना कैपिटल गेन टैक्स लगता जाएगा। तो हाँ, अगर तो आप मंथली एसआईपी करनी है और वेल्थ जनरेशन करनी है एट द टाइम कि आप रिटायरमेंट पे हो, तो इतना पैसा हो, मज़े करो, अपनी जनरेशन में और अगली जनरेशन का कुछ भला करके जाओ, तो फिर तो छोड़ दो। और ऐसे स्टॉक्स उठाने हैं जो कि लॉन्ग चलें, छोटे वाली चीज़ नहीं, ये 5-6 दिन साल के बाद जो है ना इंडस्ट्री चेंज हो गई, ऐसी चीज़ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एग्जिस्ट इन PSX जंगल। यस 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 यार, क्यों नहीं भाई? तुम सिर्फ मिल्लत को उठा के देख लो यार। एक मिल्लत ट्रैक्टर कंपनी 2 लाख रुपए डाले हुए 2002 के, आज 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन होती है आपके पास। ठीक है, सिर्फ नेशनल फूड्स का मैंने एक एग्जांपल उसमें वेबसाइट पे भी डाली है, क्योंकि नेशनल फूड ऐसी चीज़ें हर बंदा यूज़ कर रहा होता है ना, कि खाने केचप वेचप। उसमें भी अगर आपने 10 साल के लिए सिर्फ SIP, मतलब SIP छोड़ो, सिर्फ डाल के छोड़े हुए होते तो तकरीबन 7 गुना तो उसने प्रॉफिट निकाल दिया है 10 साल के अंदर। ठीक है, सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट ही उसका 70% के करीब है। ठीक है, LCI के बारे में, लकी कोर इंडस्ट्रीज़, यार लकी वालों के अंदर है, यस, लेकिन ओवरऑल लकी ही परचेज़ करो, अगर करना है तो फिर फुल अम्ब्रेला परचेज़ करो ना यार, छोटी चीज़ क्यों कर रहे हो उसकी। आपका सवाल ये रह गया था कि अगर आप 30,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सवाल बड़ा अच्छा है खुरम मालिक साहब का, कि 30,000 रुपये में मंथली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। 30,000 रुपये का मतलब, मैं आप वेबसाइट पे आए ना, अगर SIP कैलकुलेटर निकालने से 30,000 रुपये, और आप 30,000 रुपये इन्वेस्ट करने का मतलब समझते हैं आपका रिटर्न कितना है? सिर्फ आप 5 साल में जो है ना वो 30 लाख पे चले जाएंगे। आपने इन्वेस्ट किए होंगे 18 और 11 लाख आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, यही अगर आप रिटायरमेंट तक रखते हैं ना, मिसाल के तौर पर अगर आप 20 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आपका प्रॉफिट तकरीबन 7 करोड़ बनता है। और यही अगर आप थोड़ा और चले जाते हैं ना, तो ये 17 करोड़ रुपए बनते हैं। तो ये छोटी अमाउंट नहीं है कि आप सिर्फ कह रहे हो जैसे SIP। ठीक है ना, इट डज़ अकाउंट। ठीक है ना, थोड़ा सा भी करता है। अच्छा, जो आपने स्टॉक्स रखे हैं ये मैटर करते हैं। अब उसमें अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर सकते हैं तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान में इंडेक्स का ETF ही नहीं है। वो आप जाएंगे कोर्स में तो आपको समझ में आएगा कि उसका फिर हैक कैसे निकालना है। तो इसमें जो आपने फिलहाल स्टॉक्स रखे हैं उनको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, मिज़ान गुड स्टॉक, नॉट बैड। ठीक है, लकी, अगर आपने सिंपल लकी सीमेंट रखा है, इट्स अ गुड स्टॉक। एंग्रो होल्डिंग्स है, गुड है। हबको इज़ अ गुड। OGDC गुड। सिस्टम्स इज़ गुड। ठीक है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो बुरा हो। हाँ, अगर इसमें आप एक छोटी सी रिकमेंडेशन मेरी अगर आप ऐड कर लें इसमें आप DCR भी शामिल कर लें थोड़ा सा, कि वो DCR जो है ना, थोड़ा थोड़ा महीने बाद आपके जब बैंक में पैसे डालते हैं ना, तो बड़ा सुकून आता है, मज़ा आता है। ठीक है ना, तो एक रीट भी शामिल कर लें, चाहे DCR कर लें या कोई और रीट करना चाहें तो कर लें। हाँ, ईरान USA ने सीज़फायर पर यार ये फटा चलता रहेगा, सीधी बात बताऊँ। ठीक है, ईरान का और US का मामला ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक तीसरी पार्टी है, और तीसरी पार्टी किसी भी मुआहदे पे होती ही नहीं है। ठीक है, ईरान का और अमेरिका का मुआहदा हो रहा है, तो घूम फिर के भाई इनकी तो लड़ाई थी ही नहीं शुरू से। फड्डा तो सारा इसराइल का था, वो तो वहीं खड़ा है। ठीक है, इन दोनों का मुआहदा होता है, वो मस्ती करते हैं, और ये चलता ही रहेगा। यू विल सी, अब ये एक नया नॉर्मल बन चुका है। ठीक है ना, SLM को किस प्राइस पे, आई थिंक सो कि 17 रुपये बताया मैंने। और जब इसका IPO आ रहा था तब भी मैंने बताया था 15-16 से ऊपर नहीं खरीदना। ठीक है, मतलब टारगेट प्राइस होनी चाहिए, बाकी आप खरीदने में तो 50 का भी खरीद लो, आपकी मर्ज़ी है। व्हाट इज़ द मार्केट नॉट मूविंग अप एज देयर इज़ अ गुड न्यूज़? यार कहाँ से गुड न्यूज़, फिर फड्डा डाल के बैठ गए ये लोग। ठीक है, कि ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अभी सिर्फ एंटिसिपेशन है, वो इंक्रीज़ है। ठीक है ना, अब ये जो हमारे पास अच्छी न्यूज़ आई हैं, ये न्यूज़ ट्रांसलेट होंगी इनटू प्रॉफिट्स, और जब वो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे ना, कि जो प्रॉफिट्स हो चुके हैं इन न्यूज़ की वजह से, फिर मार्केट रियल पंप देगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही अगर कुछ मसला हो गया और रिजल्ट्स जो हैं कंपनियों के इतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना आए, तो फिर मार्केट फिर उस लेवल के प्रॉफिट्स नहीं देगी, फिर सिर्फ न्यूज़ वाली ही प्रॉफिट्स आपको मिलेंगे। समझ रहे आ रही बात, कि एक तरफ न्यूज़ की वजह से प्राइस ऊपर जा रही है मार्केट, और एक चीज़ होती है रियली। ठीक है ना, एक ये एंटिसिपेशन है। जो रियलिटी होती है ना, वही होता है जब रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स पॉजिटिव गए ज़्यादा, देन वी कैन थिंक अबाउट गुड रैली। 2,60,000 का जो टारगेट बोल रहे हैं लोग, वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए अच्छे प्रॉफिट्स चाहिए। अगर अच्छे प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो हो सकता है 2 लाख भी ना टच करे। सही है, क्या हमें अपना पोर्टफोलियो वो PSX से निकालना चाहिए? क्या इस दफ़ा से सब सेल कर दें और फिर PSX इंटरेस्ट? यार ये चीज़ समझा समझा के थक गया हूँ, कि जब आप कुछ चीज़ सेल करोगे तो आप उसमें से कैपिटल गेन टैक्स लगोगे, और जब आप कुछ चीज़ खरीदोगे कि हाँ नीचे गिर जाएगी फिर उठा लूँगा।
तो ये चीज़ जो होती है ना, टाइम करना कहलाता है। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग का। मार्केट के ऊपर बेचा, नीचे खरीदा, टाइम कर रहे हो आप मार्केट को। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, 90% ऑफ द टाइम आप ये चीज़ नहीं कर सकते। वॉरेन बफे जैसा आदमी नहीं कर सकता यार। हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एवरेज करते हो। एवरेज कैसे होती है? मंथली एस आई पी उठाओ, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। और उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, खामोशी से उठाओ। अपनी जो कंपनीज आपने सेलेक्ट कर ली हैं, चाहे प्राइस ऊपर हो नीचे हो, खामोशी से डालते रहो। आपको रिजल्ट्स उसके दिखेंगे, लेकिन 4 से 5 साल बाद दिखेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्ट होगी, डिसिप्लिन नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन एक बार आप कर गए ना, तो फिर आपको जो मज़े आएंगे, फिर वो आप बताना मुझे। क्या हमें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसएच का कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए अभी? यार, जब मार्केट 1,40,000 पे थी, किधर थे तुम? 1,50,000 पे थी, किधर थे तुम? 1,60,000 पे थी, किधर थे तुम यार? कंपनी सिलेक्ट करें, ठीक है। कंपनी सेलेक्ट करके अपनी वॉच लिस्ट में डाल लें, ठीक है। और खामोशी से हर मंथ थोड़ा थोड़ा डालते रहें। नो नीड टू के सेलेक्ट करने की, इस महीने में ये खरीदूंगा, इस महीने में ये खरीदूंगा। खामोशी से 5-6 कंपनियां जो भी आपने सेलेक्ट करनी है करो, और हर महीने वो ही खरीदो। ऐसा नहीं कि आज मैं वो खरीदता हूँ, कल मैं वो खरीदूंगा, ऐसा नहीं। खामोशी से ऐसा भी करते जाओ, और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। फंसे है कि वाई इज़ के ट्रेड टेकिंग सो मच टाइम टू ओपन माई। भाई जान, मैं क्या बताऊँ। मैंने एक बंदे को अपने ही, जो अटलॉट हुआ वो होता है ना ब्रोकर, आपका असिस्टेंट, उसको बोल बोल के एक अपने दोस्त का अकाउंट खुलवाना था, 1.5 महीने में खुला है। के ट्रेड में अकाउंट खुलवाना अजाब हो गया, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। ईफर्ट क्यों आप रैली नहीं दे रहे? अच्छा, एंग्रो फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं जा रहा ऊपर। एंग्रो फर्टिलाइज़र ऊपर ना जाने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो वजूहत मुझे समझ में आ रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल को बहुत बड़ा स्टिमुलस नहीं आया। सेकंड, जो सुपर टैक्स लगा हुआ था वो अभी तक वैसे का वैसा ही है, वो हटाया नहीं गया, ठीक है। बाकी सेक्टर्स पे हटा है, ठीक है। और जो एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है और बैंक साइंस पे नहीं हटा। तो जब टैक्स ही कम नहीं हुआ, तो फिर न्यूज़ इतनी कोई खास अच्छी है नहीं। जो प्रॉफिट्स आएंगे वो तो गवर्नमेंट ले जाएगी। तो जो प्रॉफिट, पुराने प्रॉफिट्स है वही चल रहे हैं। तो उसके मुकाबले जो बाकी सेक्टर्स हैं उसमें न्यूज़ ज़्यादा अच्छी हैं। दैट्स वाई द मनी इज़ गोइंग इनटू दोज सेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मुबशर अहमद यूसुफ ज़ई। अस्सलाम वालेकुम। इज़ यूबीएल विल ओवरटेक ओजीडीसी इन कब? यार ओजीडीसी का, यू कैन से कि ओजीडीसी, मैं कैसे समझाऊँ। यूबीएल इज़ अ बैंक, ठीक है। ओजीडीसी इज़ अ एक्सप्लोरेशन सेक्टर कंपनी, ठीक है। दोनों दुनिया ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। एक बैंक है जिसने लोन देना है, और एक कंपनी है जो ज़मीन से तेल निकाल रही है, गैस निकाल रही है। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में, ठीक है। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इन दोनों में कैसे कंपैरिजन कर सकते हो। एक की डिविडेंड यील्ड डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट है। ओजीडीसी का आधा से ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट के साथ फंसा रहता है। ऑन दी अदर हैंड यूबीएल वाले जो हैं, जितना पैसा गवर्नमेंट में फंसता है उनको उतना प्रॉफिट होता है। तो ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर सिर्फ ओजीडीसी की बात की जाए तो ओजीडीसी शॉर्ट टर्म में आप कुछ प्रॉफिट्स देख सकते हो, लेकिन जैसे ही ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट गई तो समझो ओजीडीसी की बच गई। वजह क्यों बचेगी? क्योंकि अगर 100 मिलियन बैरल्स अवेलेबल थे बिफोर दिस ईरान इसराइल वॉर, तो वो वॉर के बाद जब ईरान का भी 20 से 25 बैरल पर डे के हिसाब से ऐड हो जाएगा, तो प्राइसेस मज़ीद गिर जाएंगी, ठीक है। और अगर प्राइसेस गिरती रहेंगी तो फिर ओजीडीसी की प्रॉफिट कहाँ से आएगा भाई? जब दुनिया में आलमी मार्केट में तेल सस्ता मिल रहा है, तो हमारा लोकल तेल कैसे कम्पीट करेगा, ठीक है ना। तो उसमें मज़ीद प्रॉफिट्स कट हो जाएंगे, तो ओजीडीसी फिर उसमें गिरेगा बजाय बढ़ने के, ठीक है। लेकिन अगर जो जंग है वो प्रोलॉन्ग चलती है, तो तब तक ओजीडीसी के मज़े, ठीक है। बाकी रेकोडेक के अंदर भी मेरे ख्याल से इनका कुछ हद तक स्टेक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं पता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एच के नाम से कोई बंदा है, आई एम नॉट श्योर कि क्या नाम है। आफ्टर ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन किए, शुड आई स्टे इन पाकिस्तान और शुड? यार देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्थ, एवरीथिंग इज़ बेटर अब्रॉड, ठीक है। लेकिन ये बात समझना कि अब्रॉड जाने का मतलब होता है कि एक नई लाइफ शुरू से स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा होंगी, लेकिन वहाँ पे भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ये होता है कि मेहनत का फल मिल जाता है आपको, सही है। पाकिस्तान में रहने की सबसे बड़ी कॉस्ट तो यही है कि आपकी लाइफ में 10 साल ही कम हो जाते हैं। आपकी एवरेज लाइफ स्पैन पाकिस्तान का दुनिया से 10 साल कम है। तो आप सिर्फ यहाँ रहने के ही 10 साल की कीमत अदा कर रहे हो, कि अपनी ज़िंदगी से 10 साल काट रहे हो। फिर आपको पता है मेडिकल के हालात अलग हैं, फाइनेंशियल हालात अलग हैं, अपॉर्चुनिटी के अलग हैं। तो ये मसले मसाइल तो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। तो इट विल बी बेटर, जो बाय ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रमी मालिक 00, गुड स्टॉक्स फॉर कंपाउंडिंग।
ब्लू चिप्स, ग्रोथ और डिविडेंड, आई थिंक दैट्स इनफ। बाकी दूसरा ये है कि अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज आल्सो गुड ऑप्शन, ठीक है ना, उसमें भी अच्छी कंपाउंडिंग हो जाती है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप इंडस्ट्री के टॉप के स्टॉक्स उठाते हो और उसको लेते रहते हो, करते रहते हो, लेकिन यार इसमें ये चीज़ होता है कि आपको एक्टिवली देखते रहना पड़ता है ना। तो जो ब्लू चिप्स होते हैं ना वो खुद ब खुद कंपाउंड होते ही रहते हैं, कुछ भी हालात हो वो प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं, तो इसलिए दैट बी बेटर। लोटे, या लोटे वाला आई थिंक एक्वायर कर रहे हैं ईपीसीएल को, ठीक है। तो मुझे केमिकल सेक्टर समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि पैसा वहाँ लगाओ जो सेक्टर समझ में आएगा। अब मुझे क्या पता कि वो क्या बना रहा है केमिकल, और उस केमिकल में क्या कंपाउंड डलता है, कितनी बिजली खर्च होती है, मुझे क्या पता यार, नहीं पता मुझे ये चीज़ें, तो मैं उसमें नहीं घुस सकता, ठीक है। जो चीज़ मुझे समझ में आती है वो बता सकता हूँ। हाँ, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि भाई जो पैनाडोल है उसकी प्राइस कम हो जाएगी, और मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी जब पेट्रोल सस्ता होगा, ठीक है, उसमें पेट्रोकेमिकल डल रहा होता है। तो इस तरीके से जो बिज़नेस आपको समझ में आए उसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है। नेशनल फूड की मैं बार बार एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पे उसके खाने खा रहे हो, ठीक है, उसमें मसाले यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो जो बिज़नेस समझ में आए वो करो, आईटी सेक्टर समझ में आए वो करो, नहीं समझ में आ रहा डोंट टच दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज़ शवाल खबार, सहूलत अकाउंट की जो लिमिट है वो पैसे जितने आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस पर लगती है, या जो मार्केट में उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जितने पैसे आप डाल रहे हो मेरे ख्याल से उसके ऊपर होती है, ठीक है, कि आप 30 लाख तक डाल सकते हो, अब वो बढ़ के 50 लाख भी चलेंगे तो आपको थोड़ी बोलेंगे निकल जाओ, ठीक है। तो वो बाद में आप कन्वर्ट भी करवा सकते हो, तो उसका ऑप्शन होता है। सेकेंड इज़ PABTL, यार ये स्टॉक को मैं फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों के सारे आंसर हो गए हों सवाल, ठीक है। अगर हो गए हैं तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़ इस तरीके से करते रहा करें, दैट्स इट। और दूसरा ये कि वीडियोस को अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, कुछ सवालात हैं खुद भी ग्रो करें, मुझे भी कराएं, ठीक है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन टिकटॉक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप एज वेल, ठीक है। कोई भी सवाल है, कोई भी कन्फ्यूजन है, वेबसाइट पे जाएं, सर्च करें, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल मिल ही जाएगा।